2025 की शुरुआत होते ही एक नए वायरस एचएमपीवी ने पूरे देश में खलबली मचा दी थी। लोगों के बीच में ये डर था कि कहीं ये वायरस भी कोविड जैसा हाल ना कर दे। लेकिन सौभाग्य से एचएमपी वायरस तो महामारी का रूप नहीं ले सका। लेकिन अब पुणे में गुलेन बार सिंड्रोम नामक एक खतरनाक वायरस ने दस्तक दे दी है। जी हाँ, अब तक इस बीमारी से 100 से भी ज्यादा लोग जूझ रहे हैं, जिनमें से कई लोग गंभीर रूप से वेंटिलेटर पे हैं। और सबसे दुख की बात तो ये है कि अब तक 2 लोगों की इस बीमारी के चलते मौत भी हो चुकी है। आप में से कई लोगों ने इस वायरस का नाम शायद पहली बार सुना होगा, क्योंकि ये जो वायरस है, ये बीमारी बहुत ही ज़्यादा रेयर है। आप कह सकते हैं कि लाखों में से किसी एक को होता है। लेकिन अब अचानक से इसके आंकड़ों में, इसके मामलों में इतनी तेज़ी से इजाफा होना एक चिंता का विषय बन चुका है। लोगों के बीच में इस बीमारी को लेकर डर का माहौल है। लोग बहुत ही ज़्यादा चिंता में हैं, क्योंकि कई लोगों के लिए ये वायरस बहुत ही ज़्यादा नया है। उनको पता नहीं है कि ये वायरस है क्या, और बताया जा रहा है कि इस बीमारी का इलाज महंगा भी बहुत है। आज के सेगमेंट में हम गुलेन बेरो सिंड्रोम वायरस से जुड़ी हर महत्वपूर्ण बातें जानेंगे कि आखिर क्या है ये वायरस और किस तरह से ये हमारे शरीर पर अपना प्रभाव डाल सकती है, और इसके इलाज के बारे में भी हम जानेंगे। इसी के चलते इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर हितेन कारेलिया जी मौजूद हैं, जो एक इन्फेक्शन स्पेशलिस्ट हैं। तो आइए उनसे जानते हैं इस बीमारी के बारे में और भी ज़्यादा विस्तार से। तो सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है वीएनएम टीवी से जुड़ने के लिए, धन्यवाद। सबसे पहले हमें ये बताइए कि ये वायरस है क्या, जीबीएस? ये वायरस से होते हुई बीमारी है यूजुअली। इसको हम गुलियन बारे सिंड्रोम या जिया बारे सिंड्रोम के नाम से जानते हैं। वैसे ये बहुत पुरानी बीमारी है। जैसे अलेक्जेंडर के टाइम पे भी ये बीमारी होती थी यूरोप में और सब जगह पे। बट 1916 से गुलियन एंड बारी एंड सोहेल नाम के 3 साइंटिस्ट ने इसको अच्छे से डिफाइन किया। तब से इसको गुलियन बारी सिंड्रोम के नाम से जाना जाता है। तो ये बीमारी एक ऑटो इम्यून डिसीज़ है जो इम्यून डिसफंक्शन से इंसान को परेशान करती है। यूजुअली ये कोई वायरल इन्फेक्शन या बैक्टीरियल इन्फेक्शन से ट्रिगर होती है। स्टार्टिंग वहाँ से होता है, जैसे कि फ्लू वायरस है, ईबीवी वायरस है, सीएमवी वायरस है। तो ये सब जो वायरस है उसकी वजह से हमारी इम्यूनिटी एंटीबॉडीज़ बनाती है। तो कभी कभी क्या होता है कि ये एंटीबॉडी इस तरह से बनते हैं कि जो ऑटो एंटीबॉडी की तरह काम करते हैं, और हमारे जो नर्व सेल होते हैं वो नर्व सेल का जो एक्सोनल पार्ट होता है, उसका जो कवरिंग होता है जिसको हम माइलिन शीथ बोलते हैं, उसको डैमेज करती है। और ये प्रोसेस इतनी फास्ट होती है कि विद इन आवर्स या 2-3 दिन के अंदर ही पेशेंट को सिम्टम्स स्टार्ट होते हैं और पैरालिसिस की संभावना काफ़ी सारी बढ़ जाती है। और पेशेंट उठ नहीं पाता है, बैठ नहीं पाता है, हाथ पैर नहीं हिला सकता है, कभी कभी बोलने में और आंखें मूवमेंट करने में भी तकलीफ होती है। सो ये इन्फेक्शन एक्चुअली ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है, जिसके और कारण में कुछ बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी है, जैसे कि कैम्पाइलोबैक्टर जेजोनी जो कि लूज मोशंस करता है। वो इन्फेक्शन से भी उसके बाद ये बीमारी होने के चांसेस है। कभी कभी कोई मेजर सर्जरी है, वो जो सर्जिकल स्ट्रेस होती है उसकी वजह से भी कभी कभी ये बीमारी आगे बढ़ के आ जाती है। और कभी कभी कोई वैक्सीन है, जैसे कि फ्लू वैक्सीन है या और कोई वैक्सीन है, उसके भी साइड इफ़ेक्ट के दौरान ये हो सकता है, बट वो काफ़ी रेयर होता है। तो ये सब कारण के लिए ये बीमारी बाहर आती है। काफ़ी रेयर है, 1 लाख में से 1 या 2 लोगों को ये बीमारी होने के चांसेस है। बट ये अभी इसलिए लाइमलाइट में आई है क्योंकि अभी हम देख रहे हैं कि पुणे में काफ़ी सारे, या सोलापुर में या महाराष्ट्र में कुछ अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में काफ़ी सारे केसेस उभर के आ रहे हैं। वो काफ़ी एक चिंता का विषय है। तो जैसा कि आपने बताया कि ये बीमारी बहुत ही पुरानी है, लेकिन अब अचानक से इसके आंकड़ों में और इसके मामलों में इतना बढ़ावा, तो क्या कारण हो सकते हैं इसके पीछे? जैसे आपने कहा कि ये काफ़ी आंकड़े बहुत ही मात्रा में पाए गए रहे पिछले कुछ हफ्तों से, तो ये काफ़ी एक चिंता का विषय है। मैंने जैसे कहा कि कोई वायरल इन्फेक्शन है, उसके बाद ये हो सकता है। जैसे कॉमन जो लिस्ट है, फ्लू वायरस, ईबीवी, सीएमवी, ज़ीका वायरस, वो सब वायरस के इन्फेक्शन के बाद ये बड़ा हो ऐसा लग सकता है। उपरांत कैम्पाइलोबैक्टर जेजोनी, तो ये सब जो वायरसेस है, अगर उसका उपद्रव ज़्यादा है ये एरिया में, या फिर वो कैम्पाइलोबैक्टर जेजोनी का उपद्रव वो एरिया में ज़्यादा है, तो उसके बाद ये इन्फेक्शन बढ़ गया हो ऐसा ही संभावना है।
प्लस जो सीजनल चेंजेस है, प्लस जो हम इंसान लोग का जो खाने पीने का और रहने का अलग टाइप का स्ट्रेस, टाइमिंग का इश्यू, वो सब भी ये हमारे इम्यून रिस्पॉन्स में काफ़ी बड़ा रोल है इसका। तो मुझे लग रहा है कि ये इन्फेक्शन की मात्रा वो एरिया में काफ़ी बढ़ गई होंगी, प्लस हमारा जो रिस्पॉन्स है इन फॉर्म ऑफ इम्यूनिटी, वो कुछ अलग तरीके से हुआ होगा। इसके कारण ये जो केसेस है वो काफ़ी बड़ी मात्रा में पाए गए हो, ऐसा लग रहा है। फिर भी उसका जो फाइनल रिपोर्ट है, उसका जो जांच पड़ताल चल रही है, उसका फाइनल कंक्लूजन अभी तक आया नहीं है। उसके बाद हम बता पाएंगे कि अभी ये केसेस क्यों इतने ज़्यादा हो रहे हैं। सिम्टम्स क्या देखने को मिलते हैं हमें? ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्योंकि काफ़ी लोगों को पता ही नहीं होता है कि उनको जीबीएस के सिम्टम्स स्टार्ट हो चुके हैं। ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जीबीएस में जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी ट्रीटमेंट चालू हो जाए, वो पेशेंट के फ्यूचर के लिए बहुत ही अच्छा है। तभी वो अच्छे से रिकवर होके चल फिर पाएगा और आगे अपनी ज़िंदगी अच्छे से गुज़ार पाएगा। जो सिम्पटम्स है शुरुआत में वो थोड़ा बहुत टिंगलिंग मतलब झुनझुनी होती है हाथ या पैर में। दूसरा वीकनेस आ सकती है पाँव में, चलने में या फिर कुछ पेन या कुछ पकड़ने में, वो शुरुआत है। उसके बाद दूसरे ही दिन या 2-3 दिन के अंदर पेशेंट को अलग-अलग टाइप के सिम्पटम्स हो सकते हैं। जैसे कि पाँव में वीकनेस, पेशेंट उठ नहीं पाएगा, पेशेंट चल नहीं पाएगा। कभी-कभी आँखों में तकलीफ़ होती है, पेशेंट अपनी आँखें डबल-डबल दिखाई देता है क्योंकि आँखों की पुतली प्रॉपर मूव नहीं होती है, इसलिए वो भी तकलीफ़ हो सकती है, जिसको हम हमारी भाषा में डिप्लोपिया कहते हैं। कभी-कभी पेशेंट को बोलने में तकलीफ़ होती है, जीभ जो बोलने के लिए इम्पोर्टेंट ऑर्गन है, वो वीक हो जाता है, तो बोलने में भी थोड़ा थरथराहट होने लगती है। तीसरी चीज़ हाथ में वीकनेस, ऐसा भी हो सकता है कि 2-3 दिन में या फिर ओवरनाइट, एक रात में ही पूरा बॉडी पैरालाइज़ हो जाता है, ऐसा भी हो सकता है। कुछ लोगों को थोड़ा-सा बुखार आता है, वीकनेस लगता है, हेडेक होता है, वॉमिटिंग भी होती है और कुछ लोगों को यूरिन और लैट्रिन पास करने में भी तकलीफ़ होती है। तो ये सब सिम्पटम्स काफ़ी वैग है, लेकिन अगर इसमें लगातार बढ़ोतरी देखने को मिलती है कुछ ही घंटों में, तो तुरंत आप डॉक्टर का संपर्क करें और ट्रीटमेंट के लिए आप आगे बढ़ें। कौन से उम्र के लोगों को ये सबसे ज़्यादा प्रभाव कर सकता है? ये बीमारी ऐसी है कि टीनेज यूजुअली बहुत ही छोटे बच्चों को नहीं होती है। ये बड़े बच्चे मतलब टीनेज से लेके ओल्ड एज तक किसी भी एज में हो सकता है। मेल, फीमेल किसी को भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है। सो ये बीमारी में कोई ऐसा नहीं है कि ये बच्चों वाली ही बीमारी है या फिर बड़ों वाली ही बीमारी है। तो ये किसी को भी हो सकता है। और क्या सावधानियाँ हम बरत सकते हैं? जैसे मैंने कहा कि ये बीमारी का एग्ज़ैक्ट रीज़न पता नहीं कि कौन से इन्फेक्शन से किस तरह से इम्यूनिटी बिहेव करेगी। परंतु अगर आपको फ्लू है, कोई सर्दी-खाँसी की बीमारी है, प्लस आपको गले में गाँठें हैं, बार-बार आपको वीकनेस या फ़ीवर आता रहता है, तो ऐसे केसेस में आप अपने डॉक्टर का कॉन्टैक्ट तुरंत करें और आगे की ट्रीटमेंट करें, क्योंकि पता नहीं है कि आपका बॉडी कैसे रिस्पॉन्स करने वाला है। तो कोई भी बीमारी हो, छोटी-बड़ी, लेकिन आप डॉक्टर का कॉन्टैक्ट करके उसको आप अच्छे से ट्रीट करवाइए। क्योंकि अगर वो वायरस या कीटाणु आपके शरीर में है, तो उसके सामने आपका बॉडी अलग से रिस्पॉन्स करेगा और आपका जीबीएस या कोई न्यूरोपैथी की तरफ वो आपको ले जा सकता है। खान-पान में कौन-सी चीज़ों का ध्यान रखना एग्ज़ैक्टली। चाहिए? जो मैंने बताया कि कैम्पाइलोबैक्टर जेजुनी जो एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, वो इन्फेक्शन जैसे कि पुराने मतलब बासी खुराक खाने से, स्पेशली नॉन वेजिटेरियन खुराक जो कि काफ़ी टाइम तक पड़ा रहा है या फिर हाइजीनिक नहीं है, वैसा खुराक प्लस अनहाइजीनिक मिल्क, अनहाइजीनिक फूड आइटम्स और स्पेशली पानी जो कि कॉन्टामिनेटेड है, स्पेशली कैम्पाइलोबैक्टर जेजुनी से, वो अगर आपके खुराक में आ गया या पीने में आ गया, तो उसके बाद ये इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सो ऐसे केस में आप हेल्दी कुक्ड फूड खाइए जो अच्छे से गर्म किया हुआ है वो। हैंड हाइजीन भी ज़रूरी है क्योंकि उससे भी आपको इन्फेक्शन लग सकता है। प्लस जैसे मैंने कहा कि फ्लू से भी ये होता है, तो ऐसे केस में आपको किसी ऐसे लोग के संसर्ग में आ रहे हो कि जिनको फ्लू या ऐसा कोई इन्फेक्शन है, तो आप मास्क का प्रयोग करें, भीड़-भाड़ में मत जाइए। अगर घर आ रहे हो तो उसके बाद आप हैंड वॉश कर सकते हो, ठीक से नहा लीजिए।
एंड अपने खुराक में अपने एंटीबॉडी अच्छे से बने और आपकी इम्यूनिटी मेंटेन रहे, इसके लिए हरी सब्जियां, फ्रूट्स, हाई प्रोटीन डाइट जैसे कि मिल्क, पनीर, वो सब का आप सेवन करें और डेली थोड़ा एक्सरसाइज इन फॉर्म ऑफ वॉकिंग, योगा, वो सब भी आपको अच्छे से हेल्प करेगा। सो आपकी इम्यूनिटी को भी आपको मेंटेन रखना है, प्लस ऐसे जो ट्रिगर वायरसेस और ट्रिगर बैक्टीरिया है उससे भी आपको दूर रहना है। सुनने में ये भी आ रहा है कि इस बीमारी का जो इलाज है वो बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली है, तो इस पर आप क्या कहेंगे? कैसे होता है इसका इलाज? जैसे मैंने कहा कि ये बीमारी एक ऑटोइम्यून डिसीज़ की तरह बिहेव करती है। इसका डायग्नोसिस भी ट्रिकी है। अगर जल्दी से डायग्नोसिस हो गया, जैसे कि हाँ, डायग्नोसिस में हम लोग नर्व कंडक्शन स्टडी करते हैं, ब्लड के कुछ टेस्ट करते हैं और कभी-कभी लंबर पंक्चर मतलब जो ब्रेन का जो पानी है उसकी भी जाँच करते हैं। कभी-कभी एमआरआई की भी ज़रूरत पड़ती है, कुछ और है कि नहीं वो देखने के लिए। तो ये तो कॉस्टली है ही, प्लस इसकी जो ट्रीटमेंट है उसमें मेनली 2 तरीके हैं। एक तो इम्यूनोग्लोबुलिन मतलब वो एक जो प्रोटीन है वो इंजेक्शन के स्वरूप में हम देते हैं बॉटल में डाल के, वो भी काफ़ी कॉस्टली है। मतलब वो हम पेशेंट के वज़न के मुताबिक हम देते हैं, तो वो अराउंड 3 से 4 लाख, कभी-कभी 5 लैक्स का भी पूरा कोर्स होता है देने का। वो एक ट्रीटमेंट मोडालिटी है, वो काफ़ी कॉस्टली है। ये इसलिए कॉस्टली है क्योंकि ये जो प्रोटीन है वो काफ़ी डिफ़िकल्टी से बनाया जाता है, कुछ ही कंपनियाँ इसको बनाती है और ये प्रोटीन क्वालिटी कंट्रोल और रिसर्च के साथ बना हुआ है, तो ये काफ़ी कॉस्टली रहता है। दूसरा ट्रीटमेंट मोडालिटी है प्लाज्मा फेरेसिस। प्लाज्मा फेरेसिस में हम पेशेंट का ब्लड निकालते हैं, उसमें से प्लाज्मा रिमूव करके बाकी का ब्लड पेशेंट को वापस देते हैं एंड प्लाज्मा या एल्ब्यूमिन या सलाइन उसके अंदर मिक्स करके वापस देते हैं। ये इसलिए करते हैं क्योंकि जो एंटीबॉडीज़ जैसे कि ऑटो एंटीबॉडीज़ जो उनके ब्लड में हैं, उसको हम निकाल लेते हैं और हम उसको न्यूट्रलाइज़ करने के लिए बाकी का हम लोग एल्ब्यूमिन या सलाइन वो सब देते हैं। सो ये भी एक डायलिसिस जैसी प्रोसीजर है जिसके 2, 3, 4 साइकिल्स की ज़रूरत पड़ सकती है। तो ऐसे केस में दोनों थेरेपी के लिए पेशेंट को एडमिट होना पड़ता है, पेशेंट को हमें दाखिल रखना पड़ता है, उसको ज़रूरत पड़ने पे हमें उसको इंट्यूबेट भी करना पड़ता है क्योंकि कभी-कभी क्या होता है कि पेशेंट की जो साँस की जो मांसपेशियाँ हैं वो भी वीक हो जाती है, तो उसके लिए वेंटिलेटर पे रखना होता है। उसके बाद वेंटिलेटर की अलग-अलग कॉम्प्लिकेशंस, फिज़ियोथेरेपी, न्यूट्रिशन वो सब भी हमें मैनेज करना पड़ता है। तो एक पेशेंट की ट्रीटमेंट के लिए लाखों में खर्चा होता है। यूजुअली 3 से 5 लाख या 6 लाख का खर्चा ये बीमारी को ट्रीट करने में होता है। काफ़ी सारे पेशेंट को कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होती है, लेकिन 10 से 15% पेशेंट में कोई ना कोई कॉम्प्लिकेशन होती है। अगर ट्रीटमेंट लेट हुआ और सांस की मांसपेशियाँ इन्वॉल्व जल्दी हो गई है, तो पेशेंट को न्यूमोनिया या कोई और वीकनेस और उसकी कॉम्प्लिकेशंस के कारण पेशेंट की डेथ हो सकती है। तो अगर देखा जाए तो ये बीमारी इस तरह से गंभीर है क्योंकि निदान थोड़ा बहुत मुश्किल है, कॉस्टली है, ट्रीटमेंट उससे भी कॉस्टली है एंड ट्रीटमेंट काफ़ी लंबा टाइम चलता है। मतलब 2-4 हफ्तों से लेके काफ़ी महीनों तक भी इसका ट्रीटमेंट चलता है। उसके बाद भी फिज़ियोथेरेपी, रिहैबिलिटेशन वो सब भी हमें करना पड़ता है। तो ओवरऑल देखा जाए तो ये ट्रीटमेंट काफ़ी लंबा है प्लस कॉस्टली है, तो काफ़ी आम जनता को तकलीफ़ हो सकती है और बहुत ही मुश्किल हो सकता है ट्रीटमेंट लेना। क्या संदेश देना चाहेंगे कि लोग इस बीमारी से ज़्यादा घबराएँ ना और अपने आप को सुरक्षित रख सकें? मेरा तो हर एक बीमारी के लिए संदेश यही है कि आप अपनी इम्यूनिटी को मेंटेन रखें क्योंकि आपको पता है कि काफ़ी सारे इन्फेक्शन पिछले 5-10 सालों से आ रहे हैं अलग-अलग तरीके से, जिसमें कोविड भी था, ज़िका वायरस भी था, ईबी वायरस भी था, इबोला वायरस भी आया था। ऐसे काफ़ी सारे वायरस का अटैक आता ही रहता है। वायरस भी अपना रूप बदल रहे हैं, एनवायरनमेंट भी चेंज हो रहा है। तो ऐसे केस में हमें खुद को अपनी इम्यूनिटी को मेंटेन रखना है और अच्छे से वो बिहेव करे, इस तरह से हमें फूड और एक्सरसाइज उस पे काफ़ी सारा ध्यान रखना है और हाइजीनिक चीज़ें ही खानी है, हाइजीनिक चीज़ें ही पीनी है और योगा एंड हल्की-फुल्की एक्सरसाइज डेली करनी है। यही चीज़ें आपको
आने वाले इन्फेक्शन से और ये अभी वाले इन्फेक्शन से आपको बचा पाएगी। गुलेन बेरो सिंड्रोम जैसे मामलों को सुनकर घबराना स्वाभाविक है, लेकिन हमें समझने की ज़रूरत है कि डर से नहीं बल्कि सतर्कता और सही जानकारी से हम इन चुनौतियों का सामना कर सकते हैं। और जैसा कि आपने डॉक्टर हितेन से सुना कि इस बीमारी को ठीक किया जा सकता है, बस ज़रूरत है इसे सही समय पर पहचान कर इसका इलाज शुरू करवाना। तो डरिए नहीं बल्कि अपनी स्वास्थ्य का ध्यान रखें, संतुलित आहार लें और नियमित जांच करवाएं और इसी के साथ ही किसी भी लक्षण को नज़रअंदाज ना करें, क्योंकि हमारा जो स्वास्थ्य है वही हमारी असली ताकत है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि जीबीएस वायरस एक गंभीर बीमारी तो है ही, साथ ही साथ इसका जो इलाज है वो भी बहुत ज़्यादा महंगा है और इसी के चलते आम आदमी के लिए कभी-कभी इसका ट्रीटमेंट अफोर्ड करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, क्योंकि प्राइवेट हॉस्पिटल में इसका इलाज लाखों तक पहुंच जाता है। लेकिन इस सिचुएशन में वडोदरा के एसएसजी हॉस्पिटल में एक बड़ी राहत दी है और वो कैसे, हम जानेंगे डॉक्टर अजय ढाबी से, जो अभी हमारे साथ मौजूद हैं। मेडिकल डिपार्टमेंट के एसोसिएट प्रोफेसर हैं वो एसएसजी में। तो सर, सबसे पहले हमें ये बताइए कि ये वायरस के लिए एसएसजी हॉस्पिटल में क्या सुविधाएं हैं इसके ट्रीटमेंट के लिए? पुणे में अभी जो आउटब्रेक हो रहा है वहाँ बहुत ज़्यादा केसेस आ रहे हैं। हमारे यहाँ स्पोरेडिक केसेस तो आते ही रहते हैं, एक महीने में 1 या 2 केसेस आते ही रहते हैं। तो ये काफ़ी सालों से ऐसा स्पोरेडिक केसेस तो आ ही रहे हैं। तो ये फुल फ्लेज हमारे यहाँ इसका इलाज 2 तरह से होता है। एक जो ये पहले आपको बता दूं कि ये जो डिसीज़ है वो एक वायरस की वजह से होता है और काफ़ी सारे वायरसेस है, लेकिन ये वायरस अपनी इम्यूनिटी को डिस्ट्रक्टिव मोड पे ला देता है। तो अपनी बॉडी की ओन इम्यूनिटी जो चेता तंत्र है उसकी माइलिन शीट एक कवरिंग होता है, उसको डिस्ट्रॉय करके पैरालिसिस का वो काम करती है। तो इसके लिए 2 तरह की ट्रीटमेंट की जा रही है। एक इम्यूनोग्लोबुलिन है जो 5 दिन के ड्यूरेशन में देना पड़ता है डेली करके। तो उसका टोटल खर्चा 1.20 लाख से 1.5 लाख जितना आता है। लेकिन गुजरात गवर्नमेंट का सप्लाई हमारे यहाँ रहता ही है, तो एसएसजी हॉस्पिटल में तो हम फ्री ऑफ कॉस्ट कोई भी पैसे के बिना हम इसका इलाज मुफ्त में करते आए हैं और आगे भी करते रहेंगे। और दूसरा इलाज है प्लाज्माफेरेसिस, जो एंटीबॉडी बन गई है जो इस रोग को आगे बढ़ाती है। उसको हम ब्लड बैंक में, दैट फैसिलिटी इज ऑल्सो अवेलेबल, वो भी हमारे ब्लड बैंक में अवेलेबल है। उसको प्लाज्माफेरेसिस करके वो एंटीबॉडीज हम निकाल देते हैं। इसके भी 3-4 सेशन लगते हैं। प्लस कोई पेशेंट को अगर ये चेस्ट मसल्स इन्वॉल्व हो जाते हैं तो उनको वेंटिलेटर की भी ज़रूरत सभी को नहीं होती है। जिसको रेस्पिरेटरी मसल इन्वॉल्व होते हैं तो वेंटिलेटर की सुविधा भी हमारे यहाँ रहती है। तो अगर ऐसे पेशेंट एसएसजी में आते हैं तो उनका पूरा इलाज पॉसिबल है और मुफ्त में हो जाएगा, एक पैसे की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अभी तक कितने मामले देखने को मिले हैं जीबीएस के एसएसजी में? पुणे जैसा आउटब्रेक तो नहीं है, लेकिन महीने में 1-2 केसेस तो आ ही जाते हैं, हम ट्रीट कर ही रहे हैं। तो जैसा कि आपने सुना कि एसएसजी में जीबीएस वायरस के लिए मुफ्त में इलाज उपलब्ध है, तो अगर आप अपने परिवार में या अपने दोस्तों में देखते हैं कि कोई इस बीमारी से जूझ रहा है, तो आप यहाँ पर आकर मुफ्त में इलाज करवा सकते हैं। इस तरह की जानकारियाँ पाने के लिए देखते रहिए वीएनएम टीवी।